यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए करंट अफेयर्स की रिवीजन वीडियो सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने जो है वो नेशनल इश्यूज पे किया था। उसमें हमने जो है वो 12 से 15 टॉपिक्स उठाए थे जो कि इम्पोर्टेंस के थे पिछले एक साल में। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स पर बात करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक होता है क्योंकि हर साल कई सारी स्कीम्स आती हैं, प्लस जो पुरानी स्कीम्स होती हैं उनमें कई सारे चेंजेस भी होते रहते हैं। तो ये जो वीडियो बनेगा ये 2 पार्ट में बनेगा। आज का जो वीडियो है वो पार्ट 1 है, इसमें 10 से 12 स्कीम्स हम लोग कवर करेंगे। अगले वीडियो में भी हम लोग ऐसे ही जो है वो इम्पोर्टेंट स्कीम्स कवर कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स वाला पोर्शन हमारा 2 वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आगे के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे जो टॉपिक्स हमारे हैं उनके साथ। तो फिर आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट 1। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि इस वीडियो में कई बार आपको कुछ शब्द आएँगे जैसे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो वैसे आप लोगों को इसका अंतर पता होगा, लेकिन मैं जो है वो एक बार डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर देता हूँ कि आखिर होता क्या है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो दोस्तों होती है, उसमें क्या होता है कि वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होती है और साथ ही साथ उसका एग्जीक्यूशन जो होता है, वो भी पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। ये जो स्कीम होती है ये उन सब्जेक्ट्स पर होती है जो कि यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड होते हैं। यूनियन लिस्ट में वही सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर कि सिर्फ यूनियन लॉ बना सकता है, यूनियन एक्ट कर सकता है, वो सारी चीज़ें यूनियन लिस्ट में आती हैं। तो ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, ये उन्हीं से रिलेटेड होती हैं, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होती हैं, उन्हीं इशू से रिलेटेड होती हैं जो यूनियन लिस्ट में होते हैं। इसमें जो है वो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो स्टेट्स को नहीं दिए जाते हैं। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बनाता है और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसका एग्जीक्यूशन भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। अब अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करें तो ये ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनको बनाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जाता है, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। यहाँ पर जो फाइनेंस होते हैं या जो पैसा होता है, फंडिंग होती है, वो कई तरीके से होती है। जैसे कि एक तरीका होता है रेशियो में इसको फंडिंग डिवाइड होती है, तो 50-50 या 70-30 या 75-25 या 90-10। मतलब कि 50% कुछ केसेस में जो 50-50 वाली है उसमें 50% स्टेट देगा, 50% सेंटर देगा। 70-30 में क्या होता है कि 70% जो है वो सेंटर देता है, 30% स्टेट देता है, ऐसे करके जो है होता है। ये जो 90-10 वाला जो लास्ट वाला है वो जनरली जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स और हिली रीजन्स में होता है। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कम पैसा देना पड़ता है। तो ये जो है वो बेसिक डिफरेंस यही होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में। पहला वाला जो होता है मतलब कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसको स्कीम को बनाता भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और इसको इम्प्लीमेंट भी वही करता है। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में स्कीम बनाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और वो इम्प्लीमेंट की जाती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो अब ये दोनों चीज़ें हमने क्लियर कर दी, तो आइए आज का जो है वो जो स्कीम्स हैं वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्कीम हम करेंगे आज वो है किसान रेल स्कीम। किसान रेल स्कीम दोस्तों, इसका मेन जो लक्ष्य है वो ये है कि एक नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन बनाना है, जिसमें कि पेरिशेबल आइटम्स जैसे कि दूध हो गया, फल हो गया, मीट हो गया, मछली हो गई, ये सारी चीज़ों का जो है वो रख-रखाव और ट्रांसपोर्टेशन आसानी से कर दिया जाए। ये इंडियन रेलवेज़ कर रहा है, इस स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इंडियन रेलवेज़ कर रहा है। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इसका जो है वो इस पे काम किया जा रहा है। स्कीम का इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये जो पढ़ने लायक है वो ये है कि इसमें जो है वो कुछ मेजर इनिशिएटिव्स जो हैं वो इंडियन रेलवेज़ द्वारा लिए गए हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन्स। तो ये जो रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन्स हैं, ये जो है वो जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जिनकी हमने बात की, इनकी जो पार्सल वैन्स होती हैं इनकी कैपेसिटी जो है वो 17 टन तक की होती है और ये पेरिशेबल आइटम्स का ट्रैफिक करने में रेल की सहायता करते हैं, इंडियन रेलवेज़ की सहायता करते हैं। जो दूसरा कंपोनेंट है वो है रीफर कंटेनर। रीफर में क्या होता है कि ये जो है वो वेंटिलेटेड कंटेनर होते हैं।
इनका काम क्या होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। तो हमने देखा सबसे पहले पेरिशेबल्स की बात हुई, उसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात हो गई। इसके साथ ही साथ एक इनिशिएटिव इसमें जो और उठाया गया है वो ये है कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर पेरिशेबल। मतलब कि जो इस तरह के गुड्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जाते हैं, इनके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज जो है वो कुछ सेंटर्स पर भी बनाई जानी है। तो इस तरह के जो है वो कई जगह, जैसे दिल्ली में आज़ादपुर में बनाया गया है, यूपी में गाजीपुर घाट में बनाया गया है। इस तरह के जो है वो कई सारे सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर कि ये जो आइटम्स होते हैं इनको स्टोर किया जा सकता है। तो किसान रेल स्कीम दोस्तों यही है, एक नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन बनाने के लिए जहाँ पर कि पेरिशेबल आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सके। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था, ये कल के पेपर में भी इसमें आया था। कल के पेपर में क्या था कि जो पहली किसान रेल है साउथ इंडिया से, वो साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में एक जगह है अनंतपुर। तो अनंतपुर को जो है वो आंध्र प्रदेश का फ्रूट बास्केट कहा जाता है। इस समय वहां पर फ्रूट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एक ट्रेन जो है वो चली है अनंतपुर से नई दिल्ली के लिए। नई दिल्ली में मैंने आपको बताया आजादपुर स्टेशन है, यहाँ के लिए एक ट्रेन चली है। तो अभी ये रिसेंटली भी कल के पेपर में भी था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस नजरिए से, किसान रेल स्कीम। तो दोस्तों ये स्कीम इतनी ही है, इसमें जानने लायक इतना ही है। अगली स्कीम पर बढ़ते हैं। जो हमारी अगली स्कीम है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दो तरह की स्कीम होती हैं। तो जो ये किसान सम्मान निधि है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डिजाइन है, मतलब ये स्कीम जो बनाई गई है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाना है। अच्छा, अब इस स्कीम का अगर लक्ष्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो इसका लक्ष्य है जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं, मतलब कि जिनके पास छोटी लैंड होल्डिंग है, छोटे फार्मर्स जो हैं, उनको इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम जो है वो बनाई गई है। इनकम सपोर्ट कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो इस तरह की जो फैमिलीज होती हैं, फार्मर फैमिलीज होती हैं, फार्मर फैमिलीज की अगर बात करें तो फैमिली की डेफिनेशन इस स्कीम के अंतर्गत है कि एक हस्बैंड हो, एक वाइफ हो, एक छोटा बच्चा हो। तो इस तरह की जो फैमिलीज हैं उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपए का जो है वो एक सपोर्ट, इनकम सपोर्ट देने का इसमें प्रोविजन किया गया है। अच्छा, ये जो 6,000 रुपए दिए जाने हैं ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाने हैं। 2-2 हज़ार रुपए के 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट जो है वो इनको दिए जाएंगे हर साल में, हर चौथे महीने पर। तो ये जो है बेसिकली स्कीम का यही लक्ष्य है कि इन लोगों को एक तरह से इनकम सपोर्ट देना, मतलब कि इस तरह की जो फैमिलीज हैं जिनकी लैंड होल्डिंग छोटी है उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना उनका खर्चा चलाने के लिए। अगली चीज में जो पढ़ने के लिए है वो ये है कि इसका जो आइडेंटिफिकेशन है बेनिफिशियरीज का, मतलब कि ये स्कीम कहाँ इम्प्लीमेंट होनी है, इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, किसको ये फायदा पहुंचाएगी। इसका निर्णय जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लेना है। दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसकी जो फंडिंग है वो डायरेक्टली जो है वो अकाउंट में ट्रांसफर होगी, जो भी बेनिफिशियरी होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो पूरी तरह से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है इसका इम्प्लीमेंटेशन भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीधे जो बेनिफिशियरी फैमिली है उसके अकाउंट में ये जो 6,000 रुपए हैं वो 2-2 हज़ार रुपए की किश्त में उसको ट्रांसफर कर देगी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यही है, इनकम सपोर्ट देना 6,000 रुपए का 2-2 हज़ार रुपए की इंस्टॉलमेंट्स में। फंड जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होंगे, और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाना है। अब आइए अपनी अगली स्कीम पे चलते हैं। अगली स्कीम हमारी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना की दोस्तों बात करें तो इसका जो मेन लक्ष्य है वो है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, मतलब कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, या जो पेड़ पौधों की बीमारियां, फसलों की बीमारियां होती हैं, या उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं जिससे कि फसलें खराब हो जाती हैं, इस तरह का कोई भी इवेंट होता है अगर किसी की फसल के साथ, तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसको जो है वो उसके लिए रिइम्बर्समेंट दिया जाएगा। मतलब कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है बेसिकली। तो इसमें जो है वो किसानों को प्रीमियम भरना पड़ता है। वो प्रीमियम क्या है? राबी क्रॉप्स अगर आप बो रहे हैं तो आपको 1.5% का प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर आप
खरीफ क्रॉप्स बो रहे हैं तो 2% का प्रीमियम देना पड़ेगा, और अगर आप कॉमर्शियल क्रॉप्स बो रहे हैं या फल वगैरह बो रहे हैं तो आपको 5% का जो है वो प्रीमियम देना पड़ेगा। बाकी का जो प्रीमियम है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इक्वली जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये प्रीमियम जो है दिया जाएगा। अगर इस तरह की कोई समस्या आपके साथ होती है, जैसे कि बारिश हो गई या आग लग गई या बिजली गिर गई, बाढ़ आ गई बहुत ज़्यादा, लैंडस्लाइड, सूखा पड़ गया, इस तरह की कोई भी समस्या होती है, कोई भी बीमारी होती है जिसकी वजह से आपकी फसल का नुकसान होता है, तो उस केस में जो है वो उस फसल के लिए आपको इंश्योरेंस का पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये है। इसके बाद हम अगली स्कीम पर अपने आते हैं। अगली स्कीम क्या है? अगली स्कीम हमारी है पीएम किसान मानधन योजना। तो अब दोस्तों पीएम किसान मानधन योजना के बारे में बात करें तो ये जो है वो एक ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम का मतलब कि जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं और साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं, उनको जो है वो फिक्स्ड पेंशन प्रोवाइड करने की स्कीम ये बनाई गई है। इसमें जो है वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते कौन हैं? ऐसे कोई भी फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, उनको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है। तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही जो है वो ये स्कीम है। इसमें जो एज ग्रुप बताया गया है, मतलब कि जब आप इस स्कीम के लिए सब्सक्राइब करते हैं, वो है 18 से 40 वर्ष तक। मतलब कि अगर आप स्मॉल या मार्जिनल फार्मर हैं, मतलब आपके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है और आपकी उम्र जो है वो 18 से 40 वर्ष तक की है, तो आप जो है वो इस स्कीम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो है वो इसमें प्रीमियम भरना पड़ता है। इसका जो प्रीमियम है, उसकी रकम जो है वो 55 रुपए से 200 रुपए तक है। वो डिपेंड करती है कि आप किस एज में इसको सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, 18 साल की, 19 साल की उम्र में सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। अगर आप देर से सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये जो प्रीमियम आप देते हैं, इसके बाद क्या होता है कि जो इसकी जो अवधि है वो पूरा होने के बाद 3,000 रुपए की पेंशन जो है वो किसान को दी जाती है। जब उसकी 60 साल की उम्र हो जाती है तो उसको 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान देने लायक ये है कि मान लीजिए कोई किसान है, वो उसने मानधन योजना में जो है वो सब्सक्रिप्शन ले लिया, वो जो है अपना प्रीमियम भर रहा था, लेकिन प्रीमियम की अवधि खत्म होने से पहले या 60 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी जो पत्नी है, उसका या जो फैमिली मेंबर्स, जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए ये प्रोविजन किया गया है कि वो जो है वो इसका प्रीमियम भरना जारी रख सकते हैं, और इस प्रीमियम को भरते-भरते जब उनकी एज 60 साल की हो जाएगी, या जितना प्रीमियम बचा रहेगा 60 साल के पहुंचने में, अगर उतना प्रीमियम वो भर देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि जो पेंशन की रकम है वो उनको ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब कि ये जो उस किसान ने अपनी मौत के पहले जो प्रीमियम भरा था वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो जो है वो यूटिलाइज कर दिया जाएगा, वो उसकी वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगा पूरा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है। एक चीज़ और इसमें ज़रूरी है कि ये जो पूरी स्कीम है, इसका मैनेजमेंट जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कर रहा है। अब दोस्तों आइए अगले टॉपिक पे अपने चलते हैं। अगली जो हमारी स्कीम है वो भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। वो स्कीम का नाम है आर्या प्रोजेक्ट। आर्या प्रोजेक्ट। तो आर्या का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आर्या का फुल फॉर्म है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। नाम से ही पता लग रहा है कि इसका लक्ष्य है कि जो यंग पॉपुलेशन है देश की, यंग पॉपुलेशन को कृषि की तरफ आकर्षित करना और उनको कृषि से संबंधित कामों से जोड़े रखना। आर्या स्कीम का लक्ष्य जो है वो यही है। आर्या स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र दोस्तों पुराना टॉपिक है काफ़ी, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कृषि विज्ञान केंद्र बेसिकली जो है वो उनको खोले जाने का लक्ष्य ये था कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं या नए तरीके हैं फार्मिंग के, या ऐसे कोई भी तरीके जिससे कि फार्मिंग में मदद मिल सकती है, फार्मिंग का एडवांसमेंट हो सकता है, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए थे। इस तरह के जो है वो अभी मेरी मेरी जानकारी में 600 से 700 कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो जनरली वो काम कर रहे हैं। ये जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र के पूरी तरह से कंट्रोल में ये आर्या प्रोजेक्ट है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र ही कर रहा है।
आगे इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एक ज़िले में इस स्कीम के अंतर्गत में जो है 200 से 300 लोगों को 200 से 300 गाँव के यूथ्स को जो है वो आइडेंटिफ़ाई किया जाना है और उनको जो है वो इस दिशा में ट्रेनिंग दी जानी है कि मतलब वो एग्रीकल्चर को कैसे और प्रॉफ़िटेबल बनाएँ, कैसे उससे और फ़ायदा लें, कैसे उसको और इंटरेस्टिंग बनाएँ, कैसे उसको और एडवांस बनाएँ। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आर्या प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। अब दोस्तों हम लोग अपने अगले स्कीम पर चलते हैं जो हमारी आज की छठी स्कीम है। स्कीम का नाम है दोस्तों नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है इसका लक्ष्य जो है वो सीधा सा है कि दो तरह की डिजीज होती हैं, एक फुट एंड माउथ डिजीज होती है, दूसरी होती है बर्क्यूलोसिस। ये दो जो डिजीज होती हैं, इस स्कीम का लक्ष्य ये है कि हमारे जो मवेशी हैं, लाइफ स्टॉक जो हैं, उनमें से इन दोनों बीमारियों को 2025 तक कम करना और 2030 तक पूरी तरह से हटा देना, पूरी तरह से खत्म कर देना। तो ये जो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसका सीधा सा लक्ष्य है, ये दोनों बीमारियों को जो है वो खत्म करना है। इसको कैसे किया जाना है? फुट एंड माउथ डिजीज के लिए जो है वो प्लान ये किया गया है कि लगभग 600 मिलियन लाइफ स्टॉक, जिसमें कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सारी जो है वो सूअर, ये सब शामिल हैं। इनका जो है वो लगभग 600 मिलियन लाइफ स्टॉक का जो है वो वैक्सीनेशन किया जाना है। इसी तरह से बर्कुलोसिस के लिए भी प्लान किया गया है कि लगभग 36 मिलियन जो है वो लाइफ स्टॉक का बर्कुलोसिस के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीनेशन किया जाना है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है कम करने का और 2030 तक जो है वो दोनों बीमारियों को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इसकी जो फंडिंग है वो पूरी तरह से जो है वो 100% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही दे रही है। अगर मैं आपको फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में और बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो उसमें एक स्कीम निकाली थी अभी हाल ही में। स्कीम का नाम था एफएमडी मुक्त भारत। ये जो है वो राष्ट्रीय कृषि कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो है वो 2016-17 में लॉन्च की गई थी। एफएमडी मतलब फुट एंड माउथ डिजीज, तो इसका लक्ष्य यही था कि 6 महीने की एक जो है वो वैक्सीनेशन स्कीम चलाई जाना, जिससे कि जो फुट एंड माउथ डिजीज है लाइफ स्टॉक में उसको कम किया जा सके। तो एक रिलेटेड स्कीम जो है वो ये भी हो गई, एफएमडी मुक्त भारत। तो इस टॉपिक में यही है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में कि ये दो बीमारियां हैं, फुट एंड माउथ डिजीज और बर्कुलोसिस। इनको 2025 तक कम करना और 2030 तक पूरी तरह से खत्म कर देना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। तो इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही है। अब आइए फिर अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पीएम भारतीय जन औषधि प्रोग्राम, तो जन औषधि परियोजना, सॉरी। तो जो ये जन औषधि परियोजना है इसका लक्ष्य दोस्तों बहुत सीधा सा है कि किसी भी देश में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होती हैं, ये सबसे बेसिक चीज़ होती हैं। अगर उनके लोगों को, अगर वहाँ की पॉपुलेशन को ये चीज़ें आसानी से और सस्ते दामों पे मिल रही हैं, तो जो वेलफेयर है वो बहुत ज़्यादा होता है, लोगों का बहुत अच्छे से होता है। लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ जाता है। तो इसी दिशा में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना जो है वो लॉन्च की गई। जनऔषधि परियोजना का लक्ष्य जो है वो ये है कि जो क्वालिटी मेडिसिन्स होती हैं, स्टैंडर्ड की मेडिसिन्स होती हैं, इनको सस्ते दामों पर, वाजिब दामों पर लोगों को प्रोवाइड करना। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है वो एक नाम आता है जेनेरिक ड्रग्स का। तो दोस्तों जेनेरिक ड्रग्स और ब्रांड वाले ड्रग्स, इनमें दोनों में अंतर होता है। जो ब्रांड नेम ड्रग्स होते हैं उनके साथ क्या होता है कि उनको जो है वो एक कोई बड़ी कंपनी बनाती है, उसके लिए जो है वो कुछ समय का जो है वो उसको पेटेंट मिलता है, उतने समय तक जो है वो उसके अलावा उस ब्रांड के नाम से या उस कॉम्पोजिशन से उस दवाई को कोई नहीं बेच सकता। लेकिन जब ये पेटेंट पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद प्रोविजन ये हो जाता है कि वो सिमिलर जो कॉम्पोजिशन है उसको यूज करके कोई भी कंपनी जो है वो उस दवा का मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो जेनेरिक दवाएं वही होती हैं। जेनेरिक दवाएं क्या होती हैं कि जो महंगे ब्रांड नेम वाली दवाएं थी, उन्हीं के सेम कॉम्पोजिशन को यूज करके सस्ती दवा जो बनाई जाती है, जो कि लोगों द्वारा आसानी से अफोर्ड की जा सके, ऐसी दवा को जो है वो जेनेरिक ड्रग्स कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना का लक्ष्य जो है वो जेनेरिक ड्रग्स को लोगों तक पहुंचाना है। ये जो जेनेरिक ड्रग्स हैं ये कैसे लोगों तक पहुंचाए जाएंगे? जनऔषधि योजना के अंतर्गत जो है वो जनऔषधि केंद्र खोले जाने का प्रावधान किया गया है। ये केंद्र जो है वो हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में खोले जाते हैं।
एक केंद्र पर लगभग 2.5 लाख रुपए का जो है वो खर्च किया जाता है। सरकार जो है वो एनजीओज या इंडिविजुअल्स को जो है वो 2.5 लाख रुपए की सहायता प्रोवाइड करती हैं कि आप जो है वो जनौषधि केंद्र खोलिए और वहां से जो है वो जेनेरिक ड्रग्स लोगों तक पहुंचाइए। तो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना में दोस्तों ये सारी चीजें कवर होती हैं। अगली स्कीम जो हमारी दोस्तों है वो है उड़ान आरसीएस स्कीम। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। आरसीएस मतलब होता है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। ये स्कीम दोस्तों वैसे तो 2016 की है, लेकिन ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। इसमें काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं। कई नए छोटे छोटे डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनते रहते हैं, इसलिए स्कीम जो है वो ये खबर में आती रहती है। तो ये स्कीम शुरू की गई थी, बेसिकली इसका लक्ष्य ये था कि जो देश के जो छोटे शहर हैं जहाँ पर कि एयरपोर्ट नहीं है या एयरपोर्ट उतने डेवलप नहीं है, ऐसी जगहों को एक दूसरे से जोड़ना, मतलब कि रीजनल कनेक्टिविटी जो है उसको सुगम बनाना, सस्ता बनाना, ताकि लोग जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके जा सकें। इस स्कीम की जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ज़रूरी चीज़ में जानने लायक हमारे लिए ये है कि 2,500 रुपए की अपर लिमिट है, मतलब कि 500 किलोमीटर की जर्नी अगर आपको करनी है तो 2,500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से इसका किराया फिक्स किया जाएगा। इससे ज़्यादा का किराया जो है वो नहीं रखा जा सकता है। दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि जो एयरलाइंस ऐसा कर रही हैं, उनको 50% मतलब जो कुल सीटें हैं उस एयरलाइन में, एयरक्राफ्ट में जितनी सीटें हैं, उनका 50% जो है वो सब्सिडाइज्ड रेट्स पर देना होगा और बाकी जो 50% है उसको जो है वो मार्केट रेट पर दे सकती हैं। तो ये मेन उसमें जो है प्रोविजन है, मतलब कि जो फेयर होता है उसको कैप कर दिया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्कीम लाई गई है। गवर्नमेंट जो है इसमें जो है वो कंसेशन देती है एयरलाइंस और एयरक्राफ्ट्स को। तो इस स्कीम में दोस्तों पढ़ने के लिए इतना ही है। अब अब जो हमारी अगली स्कीम है वो है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जो है उसका लक्ष्य ये रखा गया है कि जो भारत में सारे गांव हैं उनको 2022 तक ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रोवाइड करना, ये जो है वो स्कीम का लक्ष्य है। इसके साथ ही साथ प्रोविजन ये किया गया है कि 30 लाख किलोमीटर का एक्स्ट्रा जो है वो एडिशनल ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क जो है वो पूरे देश में फैलाना है। इसी के माध्यम से जो है वो ये ब्रॉडबैंड एक्सेस हासिल किया जा सकेगा। इसमें जो है वो साथ ही साथ एक प्रोविजन और किया गया है कि एक ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स भी बनाया जाना है, जो कि जो है वो स्टेट्स की रैंकिंग करेगा और जो नेशनल लेवल पर जो पोजीशन है उसको डिसाइड करेगा कि कितनी तरक्की हुई है, क्या क्या किया जाना बाकी है। ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रॉडबैंड रेडनेस इंडेक्स में कवर हो जाएंगी। फंडिंग की बात करें तो इसमें जो है वो $100 बिलियन का जो है वो फंडिंग का प्रोविजन किया गया है। ये फंडिंग कहाँ से आएगी? सरकार देगी, प्राइवेट प्लेयर्स मतलब इंडस्ट्रीज देंगी और इसमें जो है वो 70,000 करोड़ रुपए लगभग जो है वो यूएसओएफ से आना है। यूएसओएफ मतलब होता है दोस्तों एक फंड है, बेसिकली यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2003 के अंतर्गत जो है वो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इसका लक्ष्य है जो है वो जो रूरल एरियाज हैं, मतलब जो गांव के एरियाज हैं, वहाँ पर रिलायबल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करना, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना जो है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का जो है वो लक्ष्य था। तो 70,000 करोड़ रुपए जो है वो यूएसओएफ से आने हैं। सरकार और इंडस्ट्री मिलके जो है वो लगभग $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में करेंगी। ये करने के बाद जो है वो उम्मीद की जा रही है कि 2022 तक देश के जितने गांव हैं सबको जो है वो ब्रॉडबैंड एक्सेस हासिल हो जाएगा। अब इस स्कीम के बाद दोस्तों अगली स्कीम पे आ जाते हैं। अगली स्कीम हमारी है वो है सेवा भोज स्कीम। तो सेवा भोज स्कीम, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि ऐसा भोज जो कि किसी सेवा के लिए किया जाए, कराया जाए। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें सरकार जो है वो जो ऐसे रिलीजियस संस्थान हैं जो कि हर महीने कम से कम 5,000 लोगों को खाना खिलाते हैं और ऐसा वो पिछले 3 साल से कर रहे हैं। ये जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, ऐसे कोई भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, धार्मिक आश्रम, दरगाह, मठ
ऐसी कोई भी जगह है जो इस तरह के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं, उनको जो लंगर या भंडारे जिस भी नाम से जाना जाता हो वहाँ पर, उसमें उपयोग करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको खरीदते समय उस पर सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स छोड़ दिया जाता है, और साथ ही साथ जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है आईजीएसटी में, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दोनों चीज़ें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको छोड़ देती है, ताकि जो ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता पड़े, और लोगों को ये जो फ्री में भोज करा रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनकी इस जो है वो पहल को और आगे बढ़ाया जा सके, उनको और ज़्यादा सहायता मिल सके। तो ये स्कीम जो है वो बेसिकली, ये दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम है, तो इसमें जो है वो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है जल जीवन मिशन। तो दोस्तों, अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो इसमें जो है वो सबसे पहले जानने लायक ये है कि इसका लक्ष्य जो रखा गया है, इसका लक्ष्य है फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन। फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन सारे घरों को, सारे रूरल हाउसहोल्ड्स को प्रोवाइड करना इसका लक्ष्य है। कब तक प्रोवाइड करना है? सन 2024 तक। फंडिंग की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आप उसमें रेशियो वाला पोर्शन देख रहे हैं कि 90-10 की फंडिंग जो है वो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, 50% की फंडिंग जो है वो बाकी स्टेट्स के लिए है। यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% की फंडिंग की गई है। तो इस फंडिंग के साथ 2024 तक फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करने का लक्ष्य जो है वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत में रखा गया है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन होता क्या है, इसको मतलब इसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे माना जाएगा कि किसी जगह पर किसी घर में फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन लगा हुआ है। तो इसका जो है वो, इसको डिसाइड करने के लिए क्या देखा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, मतलब कि हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन है कि नहीं। ठीक है, उस टैप कनेक्शन से जो पानी आ रहा है वो कम से कम 55 एलपीसीडी मतलब लीटर पर कैपिटा पर डे जो है वो पानी आना चाहिए, और उस पानी की क्वालिटी जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मानक 10,500 के अंतर्गत जो है वो होनी चाहिए। मतलब कि मैं आपको एक बार फिर से जल्दी से बता दूं कि फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन जो होता है, उसमें क्या होता है कि आपके घर में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब आपके घर में नल होना चाहिए जिससे कि पानी आ रहा है। कितना पानी आ रहा है? 55 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी उस नल से आ रहा है। साथ ही साथ उस पानी की जो क्वालिटी है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के 10,500 मानक के अनुकूल होनी चाहिए। ये जो है वो, अगर ऐसा कहीं किसी घर में पानी आ रहा है तो माना जाएगा कि वहां पर फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन है। और इसी तरह के टैप कनेक्शन को पूरे देश में देने का लक्ष्य जो है वो 2024 तक रखा गया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत में। तो इस स्कीम में दोस्तों जानने के लिए यही है। अगली स्कीम हम लोग जो अब करेंगे वो है पीएमजी दिशा। पीएमजी दिशा का अगर फुल फॉर्म देखें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है। इस स्कीम का लक्ष्य जो है वो ये है कि जो रूरल हाउसहोल्ड्स हैं, मतलब कि गांव वाले जो क्षेत्र हैं, उनको डिजिटली लिटरेट बनाना है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय मोबाइल का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का प्रसार कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और सही बात ये है कि जिसको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना नहीं आता है, जिसको आइडिया नहीं है कि सारी चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं, इनके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, तो वो कहीं न कहीं बहुत पीछे रह जाता है सोशल ऑर्डर में। तो इसी चीज़ को जो है वो हटाने के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सरकार ने जो है वो पीएमजी दिशा स्कीम लॉन्च की है। तो इसमें जो है वो लगभग 6 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड जो हैं उनको डिजिटली लिटरेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं, मतलब कि जिन लोगों को इस स्कीम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो 14 से 60 साल की एज ग्रुप के लोगों को इस ध्यान में रख के स्कीम बनाई गई है। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, उनको भी लक्ष्य में रखा गया है। साथ ही साथ अंत्योदय हाउसहोल्ड वाले लोग, कॉलेज ड्रॉप आउट्स, या ऐसे लोग जो कि एडल्ट लिटरेसी मिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो डिजिटली इलिटरेट स्कूल स्टूडेंट्स हैं,
9 से 12वीं तक के इन लोगों को जो है वो ये स्कीम टारगेट कर रही है। मतलब इन लोगों के लिए स्कीम बेसिकली बनाई गई है। इस स्कीम का लक्ष्य जो है वो उनको कंप्यूटर का उपयोग करना सिखाना है। डिजिटल जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, आईटी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी उसको उनको देनी है। मेन जो फ़ोकस इस स्कीम का है वो ये है कि इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देके लोगों को डिजिटल पेमेंट्स को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। मतलब कि स्कीम का लक्ष्य बेसिकली ये है कि लोगों को आईटी जो सुविधाएँ होती हैं, उनको यूज़ करने में इतना पारंगत बना देना कि वो डिजिटल पेमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल भी करने लगें। तो ये बेसिकली इसमें जानने के लिए इतना ही है कि 6 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड को जो है वो डिजिटली लिटरेट बनाना है। 14 से 60 साल की उम्र में जो है लोगों को इसमें एम किया गया है। साथ ही साथ इसमें एम किया गया है जो लोग जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, अंत्योदय स्कीम के अंतर्गत जो लोग हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, एडल्ट लिटरेसी मिशन वाले जो लोग हैं, 9 से 12 तक जो डिजिटली इलिटरेट स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए रखा गया है। और लक्ष्य क्या है? जो डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, उनको बढ़ावा देना इसका जो है वो सेलिएंट फीचर इसका कहा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ये 12 स्कीमें हमने कर ली। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा करने से जो है फिर वीडियो बोरिंग होने लगता है। गवर्नमेंट स्कीम्स का एक वीडियो हम लोग और करेंगे, पार्ट 2 इसका और करेंगे। उससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट स्कीम इम्पोर्टेंट है वो सारी जो है वो इन 2 वीडियोज़ में पूरी तरह से खत्म हो जाएँगी। फिर इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग आगे टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ते जाएँगे और कोशिश करेंगे कि प्री के काफ़ी दिन पहले ही, मतलब मुझे लगता है कि 10 दिन पहले तक जो है वो यूपीएससी के लिए जो है वो रिवीजन जो करंट अफेयर्स का है वो पूरी तरह से हम लोग जो है वो निपटा लें। फिर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर।